नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हिंसा के 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने का फैसला किया है। आगे भी बाकी आरोपियों के खिलाफ ऐसे ही सख्त कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को फोन कर आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने इस दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करें कि दोबारा कोई हिंसा या दंगा करने के बारे में ना सोचें। इसके अलावा उन्होंने मामले की तेजी से जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। अब इसके ठीक एक दिन बाद आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाने की बात सामने आई है। कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी है। मई में राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का एक चिंतन शिविर होगा, जिसमें कांग्रेस के तकरीबन 400 नेता शामिल होंगे और 3 दिन कांग्रेस के चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को लेकर जल्द ही सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाएगी और यह माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर इस शिविर में चर्चा होगी। तमाम वो मुद्दे जिन्हें लेकर कांग्रेस जनता के सामने जानना चाहती है, आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को काम करना है, आने वाले वक्त में जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है उसे लेकर क्या कुछ रहेगा, उन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस एक चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है और इस शिविर को लेकर बहुत जल्द सीडब्ल्यूसी की एक बैठक बुलाई जाएगी और 400 से ज्यादा कांग्रेस के नेता इस चिंतन शिविर में पहुंचेंगे और चिंतन होगा। मई में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि उदयपुर में ये कांग्रेस का चिंतन शिविर लगेगा, जिसमें कांग्रेस के 400 से ज़्यादा नेता शिरकत करने पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस इस वक्त मिशन 2024 को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इस साल के अंत में जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उन्हें लेकर लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है। प्रशांत किशोर के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उसके बाद मई में कांग्रेस एक चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। राजस्थान के उदयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 3 दिन का ये कार्यक्रम होगा। मई में इसका आयोजन किया जा रहा है। 400 से ज्यादा कांग्रेसी नेता इसमें भाग लेने पहुंचेंगे और इस शिविर को लेकर जल्द ही सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। मुंबई में बीजेपी ने सोमवार को इस साल होने वाले निकाय चुनाव के लिए पोल खोल अभियान की शुरुआत की। बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर ने बीएमसी चुनाव को निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए पोल खोल अभियान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दारेकर ने कहा कि शिवसेना नगरपालिका के माध्यम से भ्रष्टाचार करती है। सड़कों पर कचरा, सड़क पर गड्ढे और पीने के पानी की समस्या जैसी समस्याएं अभी भी हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पोल खोल अभियान को लेकर आपको बता दें कि शिवसेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और पोल खोल अभियान की शुरुआत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। इस दौरान डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद रहे। वहीं आज के इस कार्यक्रम में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के प्रधानमंत्रियों ने वर्चुअली शिरकत की। आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये जीवन के एक समग्र विज्ञान की तरह है। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम और
सर्वे संतु निरामया की भावना से जीने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया एक ही परिवार है और ये पूरा परिवार हमेशा निरोग रहे, ये हमारा दर्शन रहा है। यहाँ भारत में एक समय था जब विशेष रूप से मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग पर हमारे बुजुर्ग बहुत बल देते थे। समय के साथ हमने इसका उपयोग कम होते भी देखा और आजकल फिर से मिलेट्स की चर्चा बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया है। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करना मानवता के लिए बहुत हितकारी कदम है। एक्सेलेंसी, अभी कुछ समय पहले भारत में जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ है, उसमें भी हमारी प्राचीन और पारंपरिक विद्या को ध्यान में रखा गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी हमने आयुष प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया। आयुष काढ़ा, इस नाम से आयुर्वेद आधारित काढ़ा खूब प्रचलित हुआ। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी फॉर्मुलेशंस की ग्लोबली भी बहुत डिमांड देखने को मिल रही है। दुनिया के अनेक देश आज पैंडेमिक से बचाव के लिए ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम के उपयोग पर बल दे रहे हैं। साथियों, आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के जो अनुभव है, उनको दुनिया के साथ साझा करना भारत अपना दायित्व समझता है। डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन जैसी अनेक बीमारियों से लड़ने में भारत की योग परंपरा दुनिया के बहुत काम आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी और इस दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत नमस्कार से की और फिर गुजराती में भी डब्ल्यूएचओ प्रमुख बोले। शिलान्यास कार्यक्रम के मौके पर डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि भारत से मेरा विशेष जुड़ाव है। मैंने भारत के पारंपरिक दवाइयों के बारे में सीखा है। इसके लिए मैं अपने भारतीय शिक्षकों का बेहद आभारी हूं। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा को मजबूत करने के लिए विज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल करने से मदद करेगा। इस महत्वपूर्ण पहल का समर्थन करने के लिए मैं पीएम मोदी और भारत सरकार का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि मैं भी बॉलीवुड फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि स्विस आल्प्स बॉलीवुड प्रशंसकों के लिए एक पसंदीदा जगह है। इससे पहले भारत पहुंचने के साथ ही उन्होंने कहा था कि आयुष मंत्रालय के प्रतिनिधियों के गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभारी हूं। हम ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं जो आधुनिक स्वास्थ्य के साथ पारंपरिक चिकित्सा को एकीकृत करने की नींव रखेगी और दुनिया भर के लोगों को लाभान्वित करेगी। मिशन 2024 को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिया है और इस ख्याली पुलाव में तड़का लगाने के लिए इस बार कांग्रेस के साथ खुद को सियासत का चाणक्य मानने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस आलाकमान से प्रशांत किशोर की यह तीसरी मुलाकात है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि पीके की रणनीति से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। चारों खाने चित कांग्रेस को पीके से आस। क्या अब कांग्रेस में जान फूकेगा पीके फॉर्मूला? बिहार यूपी में एकला चलो, महाराष्ट्र बंगाल में गठबंधन करो। मिशन 2024 में कितनी कामयाब होगी पीके स्ट्रेटेजी? जी हां, अब चारों खाने चित हो चुकी कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी पर काम करने का मन जरूर बना लिया हो।
लेकिन मिशन 2024 को लेकर जो ख्याली पुलाव गांधी टीम बना रही है, इसके चकनाचूर होने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि भले ही कांग्रेस प्रशांत किशोर के सहारे 2024 का रण जीतने का सपना देख रही हो, लेकिन समय दर समय लोकसभा से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ है और हाल ये है कि सालों साल पूरे देश में राज करने वाली कांग्रेस अब उंगलियों की गिनती तक ही सीमित रह गई है। दरअसल मिशन 2024 को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से खास मुलाकात हुई। इस दौरान कई घंटे तक हुई मीटिंग में प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें पीके ने रोड मैप में बताया कि पार्टी लोकसभा की 370 सीटों पर फोकस करने के साथ ही महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन, जबकि ओडिशा, बिहार और यूपी में एकला चलो की नीति अपनाए। ये भी कहा जा रहा है कि पीके के प्रेजेंटेशन से राहुल गांधी बेहद ज्यादा सहमत थे। प्रशांत का पहला सुझाव 370 सीटों पर फोकस करे पार्टी। मीटिंग में पीके ने कांग्रेस को सुझाव दिया कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 543 सीटों में से सिर्फ 370 सीटों पर फोकस करे। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और गुजरात की अधिकांश सीटें शामिल हैं। सुझाव के पीछे की रणनीति। दरअसल 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस 52 सीटें ही जीत पाई थी। पार्टी 210 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, यानी देश में लोकसभा की 262 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला रहा। इसके अलावा 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस 350 सीटों पर पहले या दूसरे नंबर पर रही। पीके ने इसी को आधार बनाकर 370 सीटों पर फोकस करने का सुझाव दिया। पीके का दूसरा सुझाव, बिहार, यूपी और ओडिशा में एकला चलो। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में कांग्रेस को दूसरा बड़ा सुझाव दिया कि बिहार, यूपी और ओडिशा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। इन राज्यों में लोकसभा की कुल 140 सीटें हैं। सियासी गलियारों में दिल्ली का रास्ता यूपी, बिहार से होकर जाने का मुहावरा प्रचलित है। ऐसे में दोनों बड़े राज्यों में कांग्रेस के एकला चलो की रणनीति के पीछे क्या मायने हो सकते हैं? सुझाव के पीछे की रणनीति। बिहार, यूपी और ओडिशा में कांग्रेस के पास कोई भरोसेमंद सहयोगी नहीं है। राजद के साथ बिहार में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन लोकसभा में कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार में 2020 के असेंबली इलेक्शन तक कांग्रेस राजद के साथ मिलकर महागठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों की राहें अलग हो गई। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं, जिनमें से 39 पर बीजेपी और जदयू गठबंधन ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में एक सीट आई थी। बिहार में लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखें तो वहां पर विधानसभा की तुलना में कांग्रेस और राजद गठबंधन फिसड्डी साबित हुआ। सबसे बड़े सूबे यूपी के लिए पीके की रणनीति। यूपी में कांग्रेस के उत्थान का जिम्मा प्रियंका गांधी को दिया गया। हालांकि प्रियंका 2019 की लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल नहीं रही। इसके बावजूद पीके ने यूपी में गठबंधन नहीं करने की सलाह दी है। दरअसल यूपी में बिहार जैसी स्थिति है। यहाँ लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां तमाम प्रयोग के बावजूद बीजेपी के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई हैं। ऐसे में पीके लोकसभा चुनाव में एकला चलो की नीति अपनाकर भाजपा से सीधे फाइट करने की रणनीति का सुझाव दे रहे हैं। ओडिशा में पटनायक फैक्टर। ओडिशा में पिछले 22 साल से सत्ता में नवीन पटनायक काबिज हैं। यहाँ पर कांग्रेस विपक्ष में है। हालांकि पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी थी। ओडिशा में गठबंधन नहीं करने के पीछे की दो रणनीति हो सकती है। पटनायक ने पिछले 18 साल से केंद्र में किसी भी दल का ना तो खुलकर सपोर्ट किया और ना ही विरोध। ओडिशा में कांग्रेस के अकेले लड़ने के पीछे गठबंधन को बड़ा नहीं करने की रणनीति है, जिससे भाजपा मोदी वर्सेस ऑल का नैरेटिव सेट कर सके। पीके का तीसरा सुझाव, बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में गठबंधन करो। पीके ने कांग्रेस को अपने प्रेजेंटेशन में सलाह दी है कि वो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन बनाए। इन राज्यों में लोकसभा की 39 सीटें हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पीके और कांग्रेस के बीच में किस तरह से बात फाइनल होती है और पीके किस तरीके से कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने में सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दंगे के मुख्य आरोपी अंसार को बीजेपी का नेता बताया। आतिशी ने ट्वीट किया कि जहांगीरपुरी
दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी का नेता है। उसने बीजेपी की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई और बीजेपी में सक्रिय भूमिका निभाता है। आतिशी ने आगे लिखा कि इसमें साफ है कि बीजेपी ने दंगे करवाए हैं। आतिशी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरों को भी शेयर किया। इन तस्वीरों में जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर नजर आ रहा है। एक तस्वीर में अंसार लोगों को हाथ दिखाते हुए भी देखा जा सकता है। इससे पहले आतिशी ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। आप विधायक आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हमला करने वाले लफंगों को सम्मानित कर देश भर में यह संदेश दे दिया कि वो गुंडों और लफंगों के साथ हैं। जहांगीरपुरी की घटना की भी जांच होगी तो पता चलेगा कि दंगे करने वाले बीजेपी के ही लोग हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। इस बाबत आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कहीं पर कोई क्राइम होता है, कहीं पर कोई जुर्म होता है तो पुलिस अपनी तहकीकात कैसे करती है? कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी भी जुर्म की तहकीकात कहां से शुरू करती है कि इस जुर्म का, इस क्राइम का सबसे बड़ा प्राइम बेनिफिशियरी कौन है? किसी आदमी का खून हुआ तो इसके खून से किसको सबसे ज्यादा फायदा है? किसी के घर चोरी हुई तो इस चोरी से किसको सबसे ज्यादा फायदा है? अगर चोरी दिखाई गई मगर बेसिकली मर्डर किया गया तो इस मर्डर से किसका फायदा है? और हम ये बात पिछले कई सालों से कह रहे हैं और पिछली 16 तारीख से मैं रोज कह रहा हूं, सिर्फ दिल्ली में दंगे नहीं कराए गए। रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक 7 राज्यों के अंदर दंगे कराए गए। महाराष्ट्र में दंगे कराए, कर्नाटका में दंगे कराए, गुजरात में दंगे कराए, मध्य प्रदेश में दंगे कराए, दिल्ली में दंगे कराए, सब जगह दंगे कराए जा रहे, केरला में दंगे कराए। इसका प्राइम बेनिफिशियरी कौन है? इन दंगों का फायदा किसको हो रहा है? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं जिसके सारे के सारे प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कि दंगे हो और इसका फायदा उठाया जाए? उनके व्हाट्सएप पर बनने वाले मैसेजेस तैयार रखे हुए हैं कि दंगा कराओ और ये वाला मैसेज भेजो, दंगा कराओ और इस तरीके से इसको वोटों के साथ जोड़ा जाए। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हर दंगे का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके प्रदेशों के अध्यक्ष। पूरे देश में दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर चर्चा हो रही है और इसको लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनाव को लेकर इस तरह के दंगे कराए जा रहे हैं। ऐसे में हम नहीं बल्कि शिवसेना सांसद संजय राउत ये कह रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। 2 प्रमुख शहरों में देश के और बड़े शहरों में भी जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ वहाँ आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है और आप दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है, किसी को पकड़कर। मुंबई में आपकी ताकत नहीं है तो आपने किसी को काम दिया है ये, और ये लाउड स्पीकर का मामला उठाया आप लोग। देश के और भी बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार से अगर आप तनाव पैदा करोगे तो देश की अर्थव्यवस्था को, जो पहले ही उद्ध्वस्त हो चुकी है कोविड काल में, लोग अभी
उभर रहे हैं। अभी अभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग अभी अभी काम पर जा रहे हैं, अभी अभी व्यापारी उद्योगपति का काम चल रहा है। और उसमें फिर एक बार आप राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार के दंगे की राजनीति करेगी तो देश की अर्थव्यवस्था, श्रीलंका, देश में कई जगह हुई हिंसक घटनाओं को लेकर दारुल उलूम के चांसलर मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने बयान दिया है। दारुल उलूम सहारनपुर के देवबंद में इस्लामी तालीम का प्रमुख केंद्र है। नौमानी ने मुस्लिम समुदाय से कहा कि वो बुज़दिली का रास्ता छोड़कर समझदारी से हालात का मुकाबला करें। मुफ्ती ने देश के हालात पर राजनीतिक दलों की खामोशी पर भी चिंता जाहिर की है और मुस्लिमों का आह्वान करते हुए कहा कि अगर हमारे जानमाल, इज्जत या आबरू पर आए तो अल्लाह ने जितनी ताकत दी है उसके साथ मुकाबला करें ताकि मौत इज्जत के साथ आए, क्योंकि ये तो एक दिन आनी ही है। अपने दिलों में बुज़दिली और कमजोरी बैठाकर दूसरों को सुपुर्द कर देना ईमान वालों की शान में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपने आसपास के लोगों के बीच इस्लाम की असली तस्वीर पेश करें ताकि लोगों के दिमाग में भरी जा रही गंदगी साफ हो। पुलिस ने 2 लाख के इनामी समेत 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आज सुबह दोनों पुलिस से छूटकर भाग गए थे। इसके बाद दोनों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें दोनों लोग मारे गए। 2 लाख का इनामी रहा अकबर बंजारा और उसका भाई सलमान असम में मुठभेड़ में ढेर हो गया। दोनों भाइयों को मेरठ पुलिस ने 1 सप्ताह पहले ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद दोनों भाइयों को पुलिस असम ले गई थी। आपको बता दें कि असम पुलिस ने दोनों भाइयों को 7 दिन के लिए रिमांड पर लिया हुआ था। वहीं मंगलवार सुबह असम पुलिस उनको कोर्ट में पेश करने के लिए जा रही थी और इसी दौरान दोनों भाई पुलिस से छूटकर भाग गए। और इस बारे में मेरठ पुलिस ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। थाना क्षेत्र फलावदा में गोवध अधिनियम के मुकदमे में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम अकबर बंजारा, सलमान एवं शमीम है। इन तीनों अपराधियों में जो अकबर बंजारा है, इसके खिलाफ असम के कई जनपदों में कई मुकदमे दर्ज हैं और ये कोकराझार जिले से 2 लाख का इनामिया बदमाश है। इससे पूछताछ के लिए असम से एक टीम आई थी। इनके द्वारा बताया गया है कि ये 2 लाख का इनामिया बदमाश है। इसके द्वारा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में पशु तस्करी का एक सिंडिकेट चलाया जाता है, जिसमें पूरे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में कई पशु, भैंस एवं प्रतिबंधित पशु की तस्करी की जाती है और वहां से बांग्लादेश भी पशु तस्करी किया जाता है। इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। असम पुलिस के द्वारा यूपी में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक के दौरान योगी सरकार ने 14 अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान लखनऊ, मथुरा, नोएडा, प्रयागराज और आगरा को सौगात दी है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र लखनऊ के सरोजनी नगर में जाति खेड़ा में 2.5 एकड़ जमीन पर खुलेगा और अब लैब असिस्टेंट के लिए 25% प्रमोशन से बाकी सीधी भर्ती से लिए जाएंगे और केजीएमयू के पुराने भवन का ध्वस्तीकरण होगा। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।